एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। मिड डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों की चुनावी हार के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महासचिव की बैठक बुलाई है। राज्यों के प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो जिस तरह से मंथन का दौर जारी है, क्योंकि चुनाव पर जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, उसे देखते हुए ये चर्चा की जा रही है और तमाम तरह के कार्यों पर बैठक में चर्चा हुई है। केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक को बुलाया है और इससे पहले कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और विश्लेषण लगातार किया जा रहा है कि आखिर 5 राज्यों में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, कारण क्या रहे। अलग अलग चेहरों को भी नियुक्त किया गया जो हार के कारणों की समीक्षा करे, विस्तृत रिपोर्ट उन्हें सौंपे। और इसी को देखते हुए 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में तमाम महासचिवों की ये बैठक हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तोशी का रुख कर लेते हैं। तोशी, कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी कई तरह की बैठकें हो चुकी हैं। अभी फिलहाल इस बैठक को लेकर ये जो महासचिवों की बैठक बुलाई गई है, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद आत्मचिंतन आत्ममंथन का दौर जारी है। इससे पहले भी लगातार कई बैठक हुई है, लेकिन अब देखिए फिर से बैठक हो रही है जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया साहब मौजूद है, रणजीत सुरजेवाला है, प्रियंका गांधी है, और हर बार वादे अधूरे रह जाते। महासचिव प्रभारी भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर देखिए ये एनालाइज करने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार होती है। कई जो सीनियर नेता है वो अपनी गद्दी तक नहीं बचा पाते हैं। इसके अलावा बैठक में ये भी संकल्प लिया जा रहा है कि अब पार्टी को किस तरीके से एक अलग स्तर पे लेके जाना है। जिस तरीके से भी बैठक चल रही है तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी कहा जा रहा है कि 1 घंटे का वक्त और भी लग सकता है। बैठक में ये भी बात की जा रही है कि जिस तरीके से पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है और मौजूदा सरकार की जो नीतियां है उसके खिलाफ एक आंदोलन तैयार किया जाएगा, उसका खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से हम विपक्ष को एक मजबूत यहाँ पर टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए मेंबरशिप आंदोलन, मेंबरशिप जो अभियान है वो भी चलाया जाएगा। जिस तरीके से बैठक में सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा ने एक बहुत बड़े स्तर पर मेंबरशिप आंदोलन, मेंबरशिप एक अभियान चलाया था जिसमें बड़े स्तर पर लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया था। ये कह सकते हैं कि शायद भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी मेंबरशिप अभियान यहाँ पर जारी कर रही है ताकि देश की जो जनता है वो कांग्रेस का हो पाए और इलेक्शन न बिठा पाए। उसके बाद शायद वापस से कांग्रेस जो है वो अपनी गति को हाथ करने। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि 5 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, और मैंने पहले भी कहा कि ये पहली बैठक नहीं है, बैठकों में मंथन का दौर जारी है। लेकिन उसी के साथ अगर हम इस बात पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करें, क्योंकि पार्टी के अंदर जो अंतर कला है वो भी एक बड़ी वजह, बड़ा एक कारण रहा है इन सभी राज्यों में हार का, तो क्या उस पर भी मंथन होगा? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से अभी अंतर कल है खुलकर नेताओं की सामने आने लगी है। देखिए जी का जो ग्रुप है जिस तरीके से पूरे कांग्रेस 2 भागों में बढ़ चुका है। एक वो भाग है जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, एक वो भाग है जो कि जी23 का भाग है जिसमें कपिल सिब्बल समेत शशि थरूर है, कई बड़े बड़े नेता मौजूद है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हो, क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व में अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। तो वो जो दूसरा गुट है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि कांग्रेस में एक अमूलचूल बदलाव किया जाए। कांग्रेस का अभी जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है वो ना होकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाए, जो पूरी हार की या पूरे जीत की या संगठन को कैसे चलाना है वो जिम्मेदारी ले सके। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि बैठक में तरह को लेकर अभी शायद ये इस तरह का मंथन नहीं चल रहा है। बैठक में ये मंथन चल रहा है कि संगठनात्मक चुनावों को किस तरीके से आगे देखा जाए, किस तरीके से उनकी सुरक्षा की और किस तरीके से वापस कांग्रेस पार्टी वक्त से चुनाव और देश के राज्यों पर अपनी जो गति है वो हासिल करने में कामयाब रहे। फिलहाल बनाई जा रही है, परियोजनाएं बनाई जा रही है, एक फॉर्मेट है, एक विजन है वो तैयार हो रहा है। आगे के लेकर शायद फिलहाल अभी कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी तोशी कह सकते हैं कि आगे की रणनीति और स्ट्रैटेजी जो है बनाने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक करारी हार का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश में जो हाल रहा कांग्रेस पार्टी का, उसी के साथ साथ क्योंकि
खुद यहाँ पर हमने देखा था कि प्रियंका गांधी पहुंची थी, तमाम तरह के मुद्दों को बुनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी, लखीमपुर खीरी के मुद्दे को बुनाने की कोशिश की गई थी, महिला कार्ड उनकी तरफ से खेला गया कि 40% महिलाओं को वो चुनाव में उतारेंगे। इसी के साथ ये जो तमाम तरह की कवायदें थी वो उत्तर प्रदेश में कहीं रंग नहीं लाई। और साथ ही साथ अगर हम बात पंजाब की करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। किस तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तमाम तरह के प्रचार प्रसार के बावजूद भी, यानी कमी कहीं रह गई, जिसकी वजह से जनता ने इस बार अपना जनादेश पंजाब तक में नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को। इससे कह सकते हैं कि जनादेश कांग्रेस को इसलिए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो है वो अंतकल है, पार्टी आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। यहाँ पर देखिए गांधी परिवार के जो करीब जो जी23 के ग्रुप से लड़ते हैं, जो जी23 के ग्रुप है गांधी परिवार और गांधी परिवार की करीबों से लड़ते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि अंतरकल सिद्धू कह रहे हैं कि चिरंजीव क्यों बने, चिरंजीव कह रहे हैं कि ये क्यों बने। इस तरीके से दोनों में से कोई भी अपनी गति नहीं बचाता है। तो ये कांग्रेस के एक करारी हार भी है और एक सवाल भी है कि कांग्रेस जो है वो नेतृत्व में काम नहीं कर पा रही है। जो राहुल गांधी है, जो लगातार कई रैली में दिखाई देते हैं और अपने भाषण देते हैं, लेकिन उनका जो भाषण है शायद वो जमीनी हकीकत में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अपने घर का, अपनी पार्टी का नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का हम ये कह सकते हैं कि भाजपा ने चुनाव जिस तरीके से लड़ा, महंगाई का मार वहां पर तो रहे हैं, बेरोजगारी वहां पर, उसके बाद भी सत्ता में काबिज हो जाती है। भाजपा का जो नेतृत्व है वो एकजुट होकर काम कर रहा है, बड़े तरीके से अभियान चलाया है, कई अभियान चला चुका है, बड़े बड़े नेताओं ने, कई बड़े तमाम शहरों ने तैयारियां करी और प्रियंका गांधी को कहती है मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर ही इतनी लड़ाई हो रही है तो जमीन पर वो कैसे उतरे और कैसे वो सत्ता को हासिल करे, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल तोशी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और भी अपडेट हम आपसे लेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, 5 राज्यों में हार के बाद समीक्षा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है और बैठक अभी भी, जैसी हमारे संवाददाता ने बताया, कि करीब 1 घंटा और चलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज पार्टी दफ्तर में बैठक चल रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए सुबह से ही हलचल भी शुरू हो गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया। शिवपाल को इस बैठक के लिए न्योता ही नहीं दिया गया था। शिवपाल यादव ने कहा कि वो लखनऊ में 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया नहीं गया। मैं समाजवादी पार्टी से न सिर्फ एमएलए हूं बल्कि पार्टी के सक्रिय सदस्य हूं, और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में रहूंगा, लेकिन सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक उनको सूचना है, मुझको कोई सूचना नहीं दी गई। और जबकि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा, साइकिल से चुनाव लड़ा, मुझे आज नहीं बुलाया गया, तो इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। अब मैं सीधे अपने क्षेत्र जसवंत नगर में जा रहा हूँ। तुरंत बैठक में निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। शिवाजी, लगता है कि 2017 वाला जो चैप्टर था फिर से दोहराया जा रहा है? देखिए, मैंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया था और मैंने कहा था जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी मैं निभाऊंगा, लेकिन आज नहीं बुलाया गया तो नहीं जाऊंगा। अखिलेश से कुछ गिला है आपकी? मुझे कोई गिला नहीं, और मैं जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व समझे, मुझे तो कोई गिला नहीं।
सर, अभी आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये अभी राजनीति की मेरा बात कही तो अभी क्या समाधान अभी मेरा कोई कहीं कुछ नहीं, समय आएगा, बहुत समय है। और मैं इतना बस कहना चाहता हूँ, मैं बैठेंगे नहीं, जनता के बीच जाऊंगा और अपने लोगों की, जितने भी हमारे लोग हमारे साथ रहे हैं, उनकी बैठक बहुत जल्दी बुलाएंगे। फैसला कोई नहीं लेना है। अरे कयास लगाया था कि नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से आप बन सकते हैं, क्या पहले कोई बातचीत हुई थी कि आपको इसको लेकर बीच में? हमारी कोई बातचीत नहीं, मैंने तो केवल ये कहा था कि जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। नेताजी से कोई बात हुई थी सर? अभी चुनाव के बाद होली में भी आप गए थे, नेताजी से बात हुई, किसी बात पे चर्चा हुई? नेताजी से मैं होली पर मिला था। नेताजी तो कह रहे थे काम करो, मिलकर के काम करो, पार्टी को मजबूत करो, तो अब जनता के बीच निकलेंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का काम संविधान की रक्षा करना होता है, इन दोनों पदों की शपथ भी काफी अलग होती है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यकीन रखना चाहिए, लेकिन मैं पिछले 2.5 साल से बतौर पश्चिम बंगाल गवर्नर पीड़ित हूं। कहा जाता है कि बंगाल के राज्यपाल का मुख्यमंत्री से आमना सामना है। मैं आप सभी से चुप्पी तोड़ने की अपील करता हूं। दुर्भाग्य से आज देश के भीतर और बाहर से चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। दुनिया का कोई भी देश इस तरह की चुनौती का सामना नहीं कर रहा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन की तरह हैं और 30 साल पहले उन्हें चोट लगने पर मैं उनसे मिलने पश्चिम बंगाल गया था। हालांकि कई बार रिश्तों को सरल और सहज बनाए रखने के लिए छोटी बहन को भी आईना दिखाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा से कोई इंकार नहीं कर सकता। सीएम योगी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद फ्री राशन से जुड़ी योजना पर बड़ा ऐलान किया है। आपको सुनवाते हैं सीएम योगी ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। मित्रों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था
और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को, अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था। और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। मित्रों, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। कांग्रेस के 2 नेताओं ने इस मुलाकात की पुष्टि भी की है। हालांकि इस बैठक पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि राहुल और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए हुई। ये भी बता दें कि पिछले साल सितंबर में कांग्रेस नेतृत्व और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान को संभालने के लिए प्रशांत किशोर को उनके एक पूर्व सहयोगी सुनील कानुगोलू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जब प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने लगे, सुनील ने पिछले महीने पार्टी के साथ काम करना शुरू किया तो किशोर की कांग्रेस के साथ काम करने की संभावनाएं धूमिल होती दिख रही थी। दोनों ने 2014 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस संगठन के हिस्से के रूप में नरेंद्र मोदी के अभियान पर एक साथ काम किया था। किशोर उसके बाद अपने रास्ते पर चल पड़े, जबकि सुनील भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेतृत्व को अब जिस सवाल पर काम करना है वो ये कि क्या सुनील और किशोर दोनों साथ काम कर सकते हैं या ये बहुत सारे चुनावी रणनीतिकारों का अपने अपने उद्देश्य से काम करने का मामला होगा। देश में कोरोना संक्रमण के केस अब कम होने लगे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को एक बार फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 27 मार्च 2022 से ये सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि कोविड के नियमों का पालन आपको करना होगा। ये भी बता दें कि कोरोना संकट की वजह से पिछले 2 सालों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी थी, लेकिन कल से यह पाबंदी खत्म हो जाएगी। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा बहाल करने का फैसला लिया है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 3 सीटों को खाली रखने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। कोरोना के मामलों में कमी आने पर अब चालक दल के सदस्यों के लिए एक पूर्ण पीपीई किट की जरूरत भी खत्म कर दी गई। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई पेट डाउन तलाशी फिर से शुरू की जाएगी। हवाई अड्डे या विमान में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये भी बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामले को रोकने के लिए 23 मार्च 2020 से भारत से अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल यात्री विमान सेवाओं के संचालन को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी और कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद सरकार अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को बहाल करने का फैसला ले चुकी है। प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है और आज पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो इनके दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। 80 पैसे की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और जो डीजल है वो 79 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कल भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 5 दिनों के अंदर चौथी बार
ईंधन महंगा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 29 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 49 पैसे हो गई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में तंग आपूर्ति के डर से लगभग 35 से 40% की वृद्धि हुई और ये भी बता दें कि नवंबर की शुरुआत से ही मंगलवार तक ईंधन की कीमतें स्थिर रही थी और उस दौरान केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड योनी सेबी से अनिल अंबानी के शेयर बाजारों में किसी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने पर रोक लगी थी। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि गैर कार्यकारी निदेशक अनिल डी अंबानी सेबी के अंतरिम आदेश के बाद कंपनी के निदेशक पद से हटाए गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी शेयर बाजार को बताया कि अनिल अंबानी ने सेबी के अंतरिम आदेश के अनुपालन में कमी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। सेबी ने फरवरी में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और 3 अन्य व्यक्तियों को कथित रूप से धन निकालने के आरोप में प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 1607 नए मामले सामने आए हैं। 4100 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद से देश में कुल 5,20,855 मौतें दर्ज की गई। और ये भी बता दें 4100 मौतों में महाराष्ट्र और केरल के बैकलॉग मामले जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में 4005 जबकि केरल में 69 बैकलॉग मौतें हुई हैं। ये भी बता दें कि 2349 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से कुल रिकवर होने वालों की संख्या 4,24,80,436 हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 16,741 है और 1,660 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की जो संख्या है 4,30,18,032 हो गई है। और कोरोना टीकाकरण को लेकर देश के बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 12 से 14 साल के बच्चों ने टीका लेने में किशोर से लेकर वयस्क, फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारियों तक को पीछे छोड़ दिया है। इन बच्चों में टीके के प्रति विश्वास इस कदर देखने को मिल रहा है कि 9 दिन के भीतर जहां देश ने 20% लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो बीते 4 दिन से देश में हो रहे टीकाकरण में हर दूसरी खुराक भी इन्हीं को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 12 से 14 साल की आयु वाले बच्चों के लिए कार्बोवैक्स टीका दिया जा रहा है, जिसकी 2 खुराक 28 दिन के अंतराल में लेनी जरूरी है। इन बच्चों का टीकाकरण बीते 16 मार्च से शुरू हुआ। पहले 3 दिन 16 से 18 मार्च तक लगभग सभी राज्यों में बच्चों का टीकाकरण काफी सुस्त रहा। इसकी एक वजह होली का त्योहार भी माना जा रहा था, लेकिन इसके बाद स्थिति एकदम से पलट गई है। आंकड़े बताते हैं कि पहले दिन 16 मार्च को करीब 3.65 लाख बच्चों ने पहली खुराक ली थी और इसके बाद 17 को 5.81 और 18 मार्च को 2.53 लाख बच्चों ने खुराक ली। होली के ठीक बाद 19 मार्च को 5.50 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ, लेकिन 20 मार्च को रविवार को छुट्टी होने के चलते अधिकांश सरकारी केंद्र बंद होने की वजह से 48,000 बच्चों को ही टीका लग पाया। हालांकि इसके बाद टीकाकरण की रफ्तार 3 गुना तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि 21 मार्च को देश भर में 17.44 लाख बच्चों ने टीकाकरण कराया, जो कि 19 मार्च की तुलना में करीब 3 गुना से भी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। देश में 1 साल से भी ज्यादा समय से टीकाकरण चल रहा है। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।